राम राम किसान बंधुओं, हम अपने उसी खेत में आए हैं जिसमें आज से 17 दिन पहले हमने यूरिया की बुआई की थी और गेहूं हमारी पूरी तरीके से गिर गई है। जैसा कि मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में दिखाया था कि कितना भयंकर नुकसान किया है प्रकृति ने। इसमें आज हम आए हुए हैं ये अपना सारा प्रोडक्ट लेकर के, जिसमें लाए हैं हम NPK 05234 2 किलोग्राम 2 एकड़ में डालेंगे। इसमें हम बोरॉन लेकर के आए हैं 200 ग्राम और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिक्सचर जो है वो लेकर के आए हैं 1 किलोग्राम। आधा किलो जो है वो 1 एकड़ खेत में पड़ेगी। तो इन सारा का घोल मिला करके हम छिड़काव करेंगे और इस माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर को क्योंकि उदासीन करने के लिए जो है हमें यूरिया की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो हम यहाँ पर यूरिया भी लेकर के आए हैं। और यूरिया मैंने डाल दी है, तो विशेष ज़्यादा यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं है। जितनी इसकी आवश्यकता थी यूरिया की वो मैंने इसे दे दी है, लेकिन अब उदासीन करना था इसलिए हम लेकर के आए हैं। तो इसके क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, इसके बाद स्प्रे का घोल मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मैं आपको बता दूं कि हमारी जो फसल है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है थी, और मैंने आज से 2 दिन पहले जो वीडियो डाला था उसमें आपने देखा भी होगा। फिर भी कुछ हद तक जो है वो सुधार आया है। अगर आप पिछली वीडियो से और इस वीडियो में कंपेयर करके देखेंगे तो गेहूं में काफ़ी सुधार आ रहा है। गेहूं अपनी तरफ से उठने की कोशिश कर रहा है। इसमें हम इसलिए ये पोषण दे रहे हैं ताकि गेहूं और उठाव ले सके तो ले, और ज़्यादा बालियां अच्छे से आ सके, फोटोसिंथेसिस अच्छे हो, बालियां लंबी हो और हमें अच्छा खासा उत्पादन देखने के लिए मिले। ये ना हो कि प्रकृति ने मार दिया है तो हम इसमें कुछ करेंगे नहीं। मैंने आज से 17 दिन पहले ही आपको बता दिया था कि इसमें हम NPK 05234 का स्प्रे निकालेंगे, और जिस दिन प्रकृति ने ये ज़बरदस्त मार दी है उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि इस खेत में हम NPK 05234 और जो अपना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिक्सचर है, बोरान है, उसका स्प्रे हम निकालेंगे। तो अभी हम लेकर के आए हैं, और वैसे तो हम 150 लीटर पानी का प्रयोग करते हैं जब भी कोई स्प्रे निकालते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर जो है 7 टंकी पानी निकालेंगे, क्योंकि थोड़ा पानी की दिक्कत है और हम इस क्षेत्र में भी अकेले हैं। तो हम मंदिर के पास से हमें जा कर के लाना होता है, तो काफ़ी लंबा पड़ जाता है हमारे लिए, और अकेले ही आए हैं। पूरे क्षेत्र में कोई और किसान आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा, कोई मदद के लिए नहीं है, ना किसी को लेकर के भी नहीं आया हूँ, क्योंकि ये सब वीडियो शूट करने में थोड़ी दिक्कत भी होने लगती है उन्हें। और आपको बता दूँ कि NPK 05234 डालने की जो उचित अवस्था है वो ये, हमारा जो पड़ोसी का खेत है ये उचित अवस्था है NPK 05234 डालने की। अभी इनकी गभोट में बालियां बंद हैं, निकलने वाली हैं, ये सबसे उचित अवस्था है। और ऐसी अवस्थाओं में क्या होता है कि NPK 0050 डालना सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। NPK 0050 है हमारे पास, लेकिन हम इसमें NPK 05234 का ही स्प्रे निकालेंगे, क्योंकि NPK 0050 आ रहा है उसका मैंने स्प्रे एक खेत में निकाल दिया है और उसका रिजल्ट वहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ जो खेत है यहाँ पर हम NPK 05234 का स्प्रे निकालेंगे। वैसे हमारे क्षेत्र में जो है वो ऐसी बालियाँ निकल आने पर भी सब लोग यूरिया ही देने का काम करते हैं, लेकिन हम क्या है कि यूरिया तो हमने सही समय पर दे दी थी। ऐसी अवस्था अगर आपकी गेहूं की हो गई है तो ऐसे में आपको यूरिया नहीं देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। ऐसे में आपको NPK जो आ रहे हैं उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर जो थोड़ी बहुत यूरिया का घोल है इसे आप प्रयोग कर सकते हैं। आपको एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि पिछली वीडियो में जो मैंने यूरिया बुआई में की थी, वहाँ पर हमने एक बात की थी कि यूरिया कितने टाइम पर देना चाहिए, नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। तो स्टोरेज प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पर मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये क्लियर कर दिया है कि कब तक आपको यूरिया देनी है। दिन के हिसाब से देखते हैं तो 70 से मैक्सिमम 75 दिन का गेहूँ जब तक हो जाए तब तक आप यूरिया दे सकते हैं। इससे ज़्यादा दिन का हो रहा है तो आप यूरिया देना बंद कर दें, क्योंकि 70 दिन में गभोट में बालियाँ आ जाती हैं। तो ऐसे में जब गभोट में बालियाँ आ जाएंगी तो अगर आप यूरिया डालते हैं तो वह उसे एक उत्तेजना प्रदान कर देता है, जिससे बालियाँ जल्दी निकल आती हैं और दाने की अच्छी सेटिंग नहीं हो पाती है। इसलिए आप यूरिया देने से पहले इस बात का खास ख्याल रखें। और अभी हमने देखा था तो अभी इसमें कहीं भी माहू हमें लगे हुए तो नहीं दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन फिर भी मैं आज एक बार फिर नज़र मार रहा हूं कि कहीं पर भी अगर माहू की समस्या दिख जाए तो हम इसमें माहू की दवा इसी समय डाल दें, ताकि हमें बाद में माहू की समस्या के लिए दोबारा स्प्रे ना निकालना पड़े। लेकिन वैसे कहीं अभी दिखाई जो है वो माहू का प्रकोप नहीं दिखाई पड़ रहा है। और फिलहाल पॉलिनेशन की क्रिया जो है, ये फूल आना
ये कुछ प्रारंभ हो गया, तो इसमें हम बोरान डाल रहे हैं जो पॉलिनेशन की क्रिया को बढ़ाएगा। खैर हमें कहीं पर भी माहू देखने के लिए वैसे मिल नहीं रहे हैं, तो ये थोड़ा मैंने आश्वस्त हूँ कि इसमें हमें माहू की दवा जो है वो नहीं डालनी पड़ेगी। और अभी हम बात करते हैं इसमें NPK 005234 के बारे में कि इसमें जो P है वो 52% है, K 34% है, नाइट्रोजन है नहीं। तो P के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, जैसे फास्फोरस है तो उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं अगर हम स्प्रे करते हैं। तो फास्फोरस डालने से सबसे पहला फ़ायदा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो बढ़ जाती है। दूसरा, फूलों की संख्या जो है वो भी बढ़ जाती है। तीसरा, उत्पादन बढ़ता है, दानों को मोटा करता है तो उत्पादन बढ़ जाता है। और चौथा फ़ायदा है इसमें सेल डिवीज़न का कार्य करता है, जो कि पौधों के लिए ज़रूरी होता है, वो अभी इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और ATP जो मेन सोर्स है, जितना भी भोजन बनता है पौधों के अंदर वो ATP में स्टोर रहता है, उससे एक्सेस करने की, उसे जिसे ज़रूरत है उसे पहुंचाने का जो है वो अनुमति दे देता है, एक प्रकार से रास्ता खोल देता है। अब हम समझते हैं ये तो मेन हमारे कार्य हैं जो फास्फोरस के, ये हमारी बालियों में इतना सारा कार्य करेगा। अब हम बात करते हैं इसमें पोटास का, जो हमारा इसमें 34% के मिलेगा, वो क्या क्या फ़ायदे हमें देगा हमारी बालियों में। तो पोटास का सबसे बड़ा और सबसे पहला कार्य यही है कि ट्रांसपोर्ट करने का, जितना पौधा एनर्जी कहीं भी बनाता हो उसे ले आकर के बालियों में पहुंचाना, या जहां आवश्यकता है वहां पहुंचाना। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है कीट व रोगों के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न करना। तो इसमें पोटास डाल रहे हैं तो अभी माहू लगे नहीं हैं और आगे भी संभवतः हो सकते हैं कि लगे भी नहीं इसमें। तीसरा फ़ायदा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को ये भी बढ़ा देता है। चौथा, दानों को चमकदार बनाता है, वजनदार बनाता है। पांचवा फ़ायदा है तनों को काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर देता है। अब अभी इसमें पोटास पड़ा हुआ था, लेकिन अब इतनी ज़्यादा तेज़ आंधियाँ चली हैं तो इसमें गिरने की संभावनाएं तो हो सकती हैं। बड़े बड़े पेड़ भी फट गए थे, वो तो मैंने आपको दिखाया भी था वीडियो में कि जब बड़े बड़े पेड़ फट गए, गिर गए, तो ऐसे में हमारी गेहूँ की क्या विसात थी, वो तो गिरी तो कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं और छठवां फ़ायदा देखते हैं। तो पौधों में पानी की ज़रूरत को पूरा करता है, जैसे नमी है और जहाँ भी पानी की ज़रूरत है वहाँ ये ट्रांसपोर्ट करके पहुँचाने का काम करता है। तीसरी बात, अगर नमी की कमी हो गई तो ऐसे में पौधों को ज़्यादा दिन हरा रखने का काम करता है, यानी कि सूखे के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न करता है। शुगर और स्टार्च को बनाने, यानी कि जो इसका मुख्य भोजन है उसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। और नौवां सबसे बड़ा फ़ायदा है अगर टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाए, यानी ठंडी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, जैसा कि इस समय माहौल चल रहा है, दिन में काफ़ी तेज़ धूप हो रही है, रात में टेम्परेचर काफ़ी लो रहता है, तो ऐसे में यह लो टेम्परेचर से इसे लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। अब बात करते हैं हम इसमें मिलने वाले, जो मिलाने वाले हैं हम बोरान, इसके क्या क्या फ़ायदे हमें देखने के लिए मिलेंगे हमारे पौधों में। तो सबसे पहला फ़ायदा है जो ये है, फूलों की संख्या को यह बढ़ा देता है और फूलों को झड़ने से रोक देता है। परागण की क्रिया को बढ़ाता है, जिससे कि पॉलिनेशन ज़्यादा अच्छे से होता है और दाने की अच्छी सेटिंग होती है। दाने की अच्छी सेटिंग कराना भी इसका ही कार्य है। और जब फूल ज़्यादा आएंगे, झड़ेंगे नहीं, तो उत्पादन भी हमारा ऑटोमेटिक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और भंडारण की क्षमता को भी इसे बढ़ाने का कार्य रहता है। पैदावार को बढ़ाने का काम तो हो ही गया, सेल डिवीज़न का काम यह भी करता है और एलोंगेशन, यानी कि उसे बढ़ाने का भी काम करता है। स्टोमेटा के खुलने बंद होने की क्रिया को बढ़ाता है। देखो स्टोमेटा होता क्या है, स्टोमेटा इन पत्तियों के अंदर होता है, जिससे पौधे प्रकाश संश्लेषण या जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है वो करते हैं, तो ये खुलते बंद होते हैं, उसी के हिसाब से इनका भोजन बनता है और आगे बढ़ता है, तो यह बढ़ाने का काम करता है। दूसरी बात, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाता है और हरियाली को भी बढ़ा देता है। शुगर ट्रांसपोर्ट का काम काफ़ी अच्छे से करता है। सेल डिवीज़न और मेम्ब्रेन की संरचना को इंटीग्रेट करने का काम करता है। तो ये सारे मेजर फ़ायदे हैं हमारे, जो ये हम डाल रहे हैं। और इसमें जो हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलाने वाले हैं उससे तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हमें देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि जितने भी तत्व हैं, जैसे जिंक है, फेरस है, मैग्नीज है, कॉपर है, बोरान है, ये तो पीएच सॉल्युबिलिटी है, ये तो पीएच है कि मिट्टी के सुधारने का भी काम करेगा, सॉल्युबिलिटी इसकी 94% है। इसमें लेड भी हमें मिल रहा है और कुछ इसमें एक्सट्रैक्ट मिल रहे हैं इन सारी चीज़ों की। तो जितने भी चीज़ें हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देने वाली हैं। और सबसे बड़ी फ़ायदे की बात ये होगी कि जितनी चीज़ें हम इसमें डाल रहे हैं वो हमारे पौधों में जाएगा, उससे हमारे अनाज में जाएगा, तो हमारे जो भोजन है उसमें भी हमें पहुँचेगा।
तो इससे हमारे जो शरीर में जिस भी चीज़ की कमी है, जैसे जिंक, पोटास, फेरस, किसी भी चीज़ की कमी होती है तो उसे भी पूरा करने का काम करेगा। यानी हमारा जो भोजन है वो काफ़ी पौष्टिक होगा। तो इससे हमें डॉक्टरों के पास जो ये पोटेशियम की कमी हो गई, कैल्शियम की कमी हो गई इत्यादि के लिए जाना पड़ता है, दवा लिखाना पड़ता है, वो हमें लिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमारा जब खाना पौष्टिक होगा तो हम खुद ही स्वस्थ रहेंगे, तो हमें उन दवाओं को डॉक्टर से लिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और बनाते हैं अपना घोल। अब हम सबसे पहले इसमें जो 7 टंकी बनाने वाले हैं, इसलिए हम इसमें 7 गिलास जो है पानी भी डाल देंगे। क्योंकि हर टंकी में 1 गिलास पानी डाल करके और फिर आगे का काम बढ़ाएंगे। अब हम इसमें जो यूरिया लाए हैं वो आधी डाल देंगे, क्योंकि आधी है हम 1 एकड़ खेत के लिए और बचा करके अभी हम रखने वाले हैं। क्योंकि अभी हम 1 एकड़ का ही घोल बना रहे हैं। अब जैसे इसे छिड़काव कर पाएंगे उसके बाद में हम दूसरे एकड़ का भी घोल बनाएंगे। तो यूरिया डाल दिया है और इसे अभी हम मिला करके अच्छे से मिलाने का काम करेंगे। और अभी हमारी यूरिया जो है वो अच्छे से मिल गई है। जैसा कि हम हाथ अंदर डाले हुए हैं तो कहीं पर भी हमें दाने नहीं मिलते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने अपना हाथ जो है 1-2 घंटे फ्रिज में रखा हो, उसके बाद निकाल रहे हैं। अच्छा, यूरिया जब भी घोलोगे तो आपको कुछ इस तरीके से लाल कण आपको दिखाई देंगे। ये फटने की कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये काफ़ी गाढ़े भी हो जाते हैं। जो काफ़ी गाढ़े निकलते हैं वो गोंद की तरह चिपकने लगते हैं। ये पता नहीं क्या होता है इसमें, मैंने देखा है कुछ कंपनियों में ऐसा काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी लाल कलर का हो जाता है और ये बहुत अच्छी तरीके से चिपक जाता है और छूटता जल्दी नहीं है। तो ये यूरिया में कुछ चीज़ है जो मिलाई जाती है, फिर इसके बारे में मुझे जानकारी ज़्यादा नहीं है। तो अभी हम इसमें अपना 1 किलोग्राम 05234 जो है, तो इसमें अब हम 05234 नहीं, सबसे पहले हम डालेंगे इसमें अपना ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिक्सचर, क्योंकि इसे ही हमें उदासीन करना है। जैसे कि हमने अपनी पैकेट को फाड़ लिया है और अब हम इसमें पूरा का पूरा जो है वो डाल देते हैं और इसे फिर अच्छी तरीके से हम मिला लेते हैं। तो अभी हमारी जिंक भी अच्छी तरीके से मिल गई है। लेकिन आपको बता दूं कि जो ये पैकेट है इसमें भी ये बात लिखी हुई है कि जो भी उदासीन घोल बनाएं तो उसे छान करके तब छिड़काव करें। तो छानने के लिए इसमें जो छानने लगी हुई है वही छानने का काम करेगी, क्योंकि अभी इसमें जो है कुछ कण जो हमें वो दिखाई पड़ते हैं। जैसा कि मैं आपको पकड़ करके ला करके दिखाना चाहूँगा, तो इस छोटे छोटे ऐसे बहुत महीन महीन बारीक कण इसमें हमें मिल रहे हैं नीचे की तरफ से। तो उन चीज़ों के लिए लिखा गया है कि इसे छान करके प्रयोग करें। तो इसमें हमारी छन्नी लगी हुई है, वही हमारा छानने का काम करेगी। अब हम इसमें अपना जो है वो 05234 उसे सबसे पहले मिला लेते हैं। और अब हमने अपने 05234 की पैकेट को फाड़ लिया है और देख सकते हैं ये काफ़ी सफ़ेद क्रिस्टल के रूप में हमें देखने के लिए मिल रहा है। चलिए ऊपर से डालते हैं और आप देख सकते हैं। तो हमने डाल दिया है और अब हम इसे भी अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। और भाई NPK घोल जो है वो घोलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है। ऐसे ऐसे श्वेत कण जो हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा हमारे हाथों में लग रहे हैं, जबकि देखा जाए तो इसकी सॉल्युबिलिटी 94% ही थी, पर ये बहुत जल्दी घुल गया। यूरिया जो कि जल्दी नहीं घुलती है, आप डाल करके कभी भी देखिएगा ज़्यादा मात्रा में डाल दीजिएगा तो वो अंदर बैठी रहती है, लेकिन ये भी इसकी अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा जल्दी गल गई। लेकिन इसे घुलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है, जबकि इसमें जो सॉल्युबिलिटी है वो 100% लिखी हुई है। अब ये मत आप कहिएगा कि पहले यूरिया डाल दिया, जिंक डाल दिया इसलिए कम गल रहा है, क्योंकि घुलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम हर बार ये लेता है। मैंने अलग अलग भी टेस्ट किया हुआ है। अगर सादे पानी में भी इसे डालते हैं तो भी इसी तरीके से काफ़ी टाइम लेता है गलने में, तो थोड़ा टाइम हमें लगने वाला है। और तो हम इसे भी गलाने के लिए थोड़ा मेहनत कर रहे हैं कि ताकि अच्छे से मिल जाए, तभी तो हमारे पौधों को अच्छा खासा पोषण भी मिलेगा।
भाई ये NPK 0/34 बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है और अभी कण काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो महीन हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी इसमें हमें लगभग 15 मिनट टाइम लग जाएगा। और हम अकेले जैसा कि छिड़काव करने आए हैं, आपको मैंने बता ही दिया है। पानी हमारे पास अभी 5 टंकी का ही है। एक टंकी जो मैंने भर रखी है, 2-2 टंकी के ये हमारे जो डिब्बे हैं उसमें पानी रखा हुआ है। तो हमें अभी 2 टंकी और पानी लाना पड़ेगा, तब एक एकड़ खेत में होगा। और अभी हमें 2 एकड़ छिड़काव करना है। तो इसमें हम अभी बोरान मिलाते हैं और उसके बाद जो है मिलाएंगे तो हो सकता है कुछ उस समय भी गले। तो हम थोड़ा सा, और इससे पहले हम जब दूसरा वाला घोल बनाएंगे तो जब इसका छिड़काव कर रहे होंगे तभी हम इसका घोल बना देंगे, ताकि ये अच्छे से घुल मिल जाए। और एक बात और मैं बता दूं कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि मैं 7 ही टंकी पानी का इस्तेमाल करूं एक एकड़ खेत में। अभी मैं चलना प्रारंभ करूंगा खेत में, और जैसा मुझे लगेगा पहली टंकी में ही अगर एहसास हो जाएगा कि नहीं मुझे 10 टंकी लगाना ही चाहिए, 12 टंकी लग जाएगा मेरे चलने की वजह से, जैसा चल सकेंगे तो जैसा चलेंगे वैसा इसमें पानी बढ़ाना भी पड़ जाएगा। खैर वो बात आगे की है। और अभी हम अपना बोरान जो है वो मिलाते हैं इसमें। तो अब हमने बोरान की पैकेट को फाड़ लिया है और अब हम अपना बोरान जो है वो मिला देते हैं। चलिए, तो हमने ये है बोरान जो है अपना डाल दिया है और इसे अब हम देते हैं मिला। बोरान भी काफ़ी अच्छे से और काफ़ी तेज़ गति से गल रहा है, तो हम इसे मिलाते हैं। हम बोरान को मिला रहे हैं और एक चीज़ हमें देखने के लिए मिली है जो मैं आपको भी दिखाना चाहूँगा कि अभी मैंने हिलाना बंद कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे हाथों में कुछ सफ़ेद सफ़ेद कण जैसे लगे हुए हैं, ये बोरान के ही छोटे छोटे टुकड़े हैं। जबकि बोरान पाउडर फॉर्म में था, तो ये छोटे छोटे टुकड़े कैसे आ गए आप सोच रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने डाला तो उसके ऊपर ये तैरने लगे थे, एक तरीके से उफल आए थे, बुलबुले की तरह निकल आए थे। तो उन्हें मैं तोड़ तोड़ करके ऐसे हाथ से मिलाना पड़ा। तो ये चीज़ मुझे निष्कर्ष में निकलती है कि 0/34 से पहले ही हमें बोरान मिला लेना होगा, तब अच्छे से बोरान जो है वो मिल पाएगा। क्योंकि 0/34 के बाद में बोरान मिलाने पर कुछ हमें ऐसे छोटे छोटे कण देखने के लिए मिले हैं जो कि NPK 0050 में बिल्कुल से भी देखने के लिए नहीं मिले थे। उसमें बहुत ही अच्छे से मिल गया था, लेकिन 0/34 में ऐसी दिक्कत जो है मैं थोड़ी देखने के लिए मिल रही है। तो अगर आप इस घोल को बना रहे हैं तो बोरान को जो जिंक के बाद में है उसी टाइम आप मिला लीजिए, क्योंकि जिंक में बोरान होता भी है और वो अच्छे से उस टाइम मिल भी जाएगा। उसके बाद में आप 0/34 का इस्तेमाल कीजिएगा घोल बनाने के लिए। तो ये घोल की एक प्रक्रिया भी हो गई और आप ऐसी गलती नहीं करेंगे उम्मीद करता हूँ। और अभी भी थोड़ा बहुत बोरान जो है वो अभी हमारे हाथ में ऐसा थोड़ा बहुत लग रहा है, लेकिन फ़िलहाल हम छिड़काव कार्य प्रारंभ करेंगे। क्योंकि अगर बाल्टी की तलहटी में हम अपने हाथ से अनुमान करके देखें तो मुझे लग रहा है कि इसमें अभी लगभग 100 से 150 ग्राम अभी NPK 0/34 होगा, जो भी घुला नहीं है। फिर भी हम छिड़काव कार्य को प्रारंभ करेंगे और ये धीरे धीरे इसमें घुलता रहेगा। और आवश्यकता पड़ी तो थोड़ा बहुत निकाल करके, जैसे ऐसे निकाल करके टैंक में डाल देंगे, ताकि इसकी मात्रा जो है वो वहाँ पर पूरी होती रहे और टैंक वो ऑटोमेटिक उसे मिक्स कर देगा। खैर आप थोड़ा टाइम निकाल करके आइएगा। और हमें टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, लगभग 4 बजने को आ गए हैं। हम 3 ही बजे आए थे, ताकि वीडियो का काम भी हो जाए और हम आपको ज़्यादा जानकारी अच्छे से दे पाएँ। तो चलिए अब हम अपने टैंक में इस घोल को डालते हैं और फिर छिड़काव कार्य को प्रारंभ करते हैं। तो अभी हमने अपना 1 गिलास घोल डाल दिया है और अब हम छिड़काव कार्य को प्रारंभ करते हैं। अच्छा, ढक्कन को खोल देते हैं। पहली बात तो ये कि अगर आप फुल टंकी पानी भरे हुए हैं उसके बाद में आपने घोल डाला है तो किसी छड़ी से या फिर इसी नाजिल की छड़ी से ही इसे अच्छी तरीके से टंकी में मिक्स कर दीजिएगा, जिससे कि दवा अच्छे से जो ये हमारा घोल जो है वो अच्छे से पानी में बराबर से
मिक्स हो जाए, उसके बाद में आप छिड़काव कार्य कीजिएगा। और संभव हो सके अगर तो आधी टंकी पानी भरिए और उसके बाद में घोल डाल दीजिए और उसके बाद में फिर आधी टंकी फुल कीजिए, फिर डब्बा बंद कर कीजिए, ढक्कन बंद करके फिर छिड़काव कार्य को प्रारंभ कीजिए। तो चलिए अब हमने पूरी काम अच्छे से कर लिया है और अब इसे टंकी को लादते हैं और फिर छिड़काव कार्य को प्रारंभ करते हैं। तो अभी हमने छिड़काव कार्य को प्रारंभ कर दिया है और हमारी गेहूं की फसल कितनी गिरी हुई है आप देख सकते हैं, किनारों के साइड में खड़ी भी है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपकी फसल गिर गई है तो ऐसा बिल्कुल से भय मत सोचिएगा कि हम इसमें कोई छिड़काव ना दें या कोई फ़ायदा इसमें हमें नहीं करेगा। फ़ायदा करेगा, क्योंकि जो कमज़ोर है उसका साथ देना हर आदमी चाहता है और हर आदमी करता है, तभी आपको अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। क्योंकि आपकी फसल गिरी है तो कमज़ोर हुई है, उससे और ज़्यादा पोषण की ज़रूरत है। तो ऐसे में आप उसे नज़रअंदाज मत कीजिए कि गिर गई है, अब जो भगवान को देना होगा वो देगा, ऐसा मत कीजिएगा। और एक स्प्रे जो है अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। इधर की फसल आप देख सकते हैं हमारी पूरी खड़ी हुई है। तो अगर हम ये सोच लें कि फसल हमारी गिरी हुई है, हम इधर नहीं छिड़काव करेंगे, तो ऐसा में हमें नुकसान काफ़ी ज़्यादा उठाना पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादातर फसल इधर के साइड की जो इस 1 एकड़ की खेत है, वो उधर के समय की जो है वो फसल काफ़ी अच्छी खड़ी हुई है, कुछ ही गिरी हुई हैं। और हम इसकी जो प्रोडक्शन की जानकारी है वो हम ले करके आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे कि हमें क्या ख़ास प्रोडक्शन देखने के लिए मिला। एक बात आपको बता दें कि पिछले साल भी हमने यही DBW 187 लगा रखी थी, वो भी गेहूं गिर गई थी, उसमें हमने कोई लास्ट स्प्रे नहीं दिया था, उसमें हमें 12.5 क्विंटल एकड़ का उत्पादन मिला था। इसलिए इस साल हम इसमें स्प्रे भी दे रहे हैं, जिससे कि ये अनुमान भी लगा सकें कि हमें फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता है। मैं छिड़काव कार्य कर रहा था उस समय हमें कुछ जगहों पर माहू इस खेत में भी लगे हुए दिखाई पड़े हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर माहू का एक झुंड लगा हुआ है। तो इस पर ये तो हरे माहू हैं और कुछ जगह पर काले माहू भी हमें दिखाई पड़े हैं, उसे भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने काले काले माहू जो हैं वो दूर से ही पत्तियों पर चिपके दिखाई पड़ रहे हैं, बालियों पर दिखाई पड़ रहे हैं, कितने बीभत्स रूप से चिपके हुए हैं। मतलब कुछ जगहों पर आक्रमण हो चुका है। तो इसलिए हम स्प्रे का जो काम है वो बंद करके और भाग करके तुरंत दुकान पर गए हैं और वहाँ से हम थायोमेथाक्सम जो है वो लेकर के आए हैं, जो HPM का 7 स्टार के नाम से। इसका रिज़ल्ट भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो ये अभी हम पूरा एक डिब्बा ले आए हूँ। इस डिब्बे में 10 पैक हैं और जिसमें 5-5 ग्राम के 10 पैक हैं तो 50 ग्राम हो जाता है, जो हम 2 एकड़ में प्रयोग करने वाले हैं। क्योंकि कहीं पर लगा हुआ है, कहीं पर नहीं लगा है, तो इसलिए हम 25 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से थायोमेथाक्सम भी मिलाएंगे। अभी मैंने एक टंकी का घोल तो स्प्रे कर दिया है, लेकिन वहाँ पर हमें दोबारा से छिड़काव करना पड़ेगा। वहाँ हम सादे पानी में इसे मिला करके छिड़काव करेंगे। फ़िलहाल हम चलते हैं और इस अपने 7 स्टार HPM को इस घोल में अपने मिला लेते हैं। तो अभी हम इस घोल में सिर्फ 4 जो पैकेट है वही डालेंगे, 20 ग्राम ही डालेंगे। एक जो मैंने स्प्रे निकाल दिया है उसे सादे पानी में हम डालेंगे, बाकी के जो 5 बचेंगे उसे हम दूसरे एकड़ में डालेंगे। लेकिन इस भागादौड़ में अब मुझे लग रहा है कि आज के दिन में मैं 1 एकड़ का ही स्प्रे जो है वो निकाल पाऊँगा। खैर कोशिश करता हूँ, लेकिन कोशिश यही लग रही है कि मुझे, क्योंकि सूर्य देख लीजिए किस अस्त होने की जगह पर है। खैर टाइम लेगा, लेकिन 1 एकड़ का ही स्प्रे निकल पाएगा। हाँ, गए थे उधर तो हम 1 टंकी पानी और भर लाए हैं, ये हमारे लिए फ़ायदे का सौदा साबित हुआ है। तो चलिए अब हम अपना थायोमेथाक्सम जो है वो मिला लेते हैं। और दूसरा फ़ायदा कि इसमें जो NPK नहीं घुला हुआ था वो भी काफ़ी हद तक घुल गया है। और अब मैं आपको बता दूं कि इस घोल में मैं डायरेक्ट जो है इसे नहीं डालने वाला हूं। जो थायोमेथाक्सम है उसमें हमने अलग से पानी लिया है और उसमें डालेंगे, ताकि घोल बनाने में कोई दिक्कत जो है वो ना आए, जैसे कि घुलने में कोई दिक्कत हमें ना देखनी पड़े। तो फाइनली मैंने चारों पैकेट को डाल करके और अच्छे से इस पैकेट से ही हिला करके अच्छे से मिला लिया है। और अब हमारा जो है घोल वो बन गया है और अब हम इसमें इसे मिला देते हैं।
और इसके बाद अब हम छिड़काव कार्य करेंगे। और रिज़ल्ट इसका तो आप देख ही चुके हैं, रिज़ल्ट दिखाने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर आपने नहीं देखा है तो रिज़ल्ट वीडियो को जा कर के आप देख सकते हैं कि थायोमेथाक्सम का माहू पर कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट हमें मिला था। तो चलिए अब हम फिर से छिड़काव कार्य को प्रारंभ कर देते हैं। रात के 7 बजने वाले हैं और अब हमारा स्प्रे कार्य जो है वो पूर्ण हो रहा है। तो अब हमारा स्प्रे कार्य पूरा हो गया है और इस 1 एकड़ के खेत में मैंने जो है 10 टंकी पानी का प्रयोग किया है। तो कुल मिलाकर मैंने 160 लीटर पानी का प्रयोग किया और पहली टंकी चढ़ने पर ही मुझे पता चल गया था कि मैं जो पहला डिसीजन लिया था 7 टंकी पानी में छिड़काव करूँगा वो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए मैंने दवा को बढ़ा करके और पानी की मात्रा को भी बढ़ा करके 160 लीटर पानी का प्रयोग किया है। खैर रात काफ़ी हो चुकी है और अब हम चलते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।